नमस्कार, बुद्धि की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 24/7 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि गुजरात बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उम्मीदवारों की लिस्ट तय कर रही है और जानकारी भी दी रही है, क्योंकि पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है जिसमें भूपेंद्र पटेल का भी नाम है, जो इस वक्त मौजूदा समय में सीएम है, उनका नाम भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ क्या आगे आने वाले समय में अब जब दूसरी लिस्ट जारी की जा रही है तो ध्रुवीकरण की राजनीति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जाति आधारित राजनीति भी देखने को मिल रही है और उसी आधार पर नामों का फैसला लिया गया है। लेकिन जिन उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, क्या वो किस्मत चमकाने में बीजेपी की कामयाब रहेंगे, या फिर आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि 27 सालों से बीजेपी जो काबिज है, जो किला बीजेपी का बना हुआ है, उसे ढहाने में कामयाब कांग्रेस हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी इस वक्त जद्दोजहद करे। फिलहाल बड़ी खबर बता रहे हैं, गुजरात बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आपको बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा इस वक्त कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पहले फेज के सभी 89 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 182 नामों पर चर्चा की गई थी। हालांकि आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी लिस्ट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन सीएम भूपेंद्र पटेल को घाट लोदिया से टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा जताया गया है। सो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा दरअसल की गई है और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जिस पर बीजेपी पहले भी भरोसा कर चुकी थी और इस वक्त 2022 के अंदर भी भरोसा कर रही है। यानी 2017 वाला समीकरण 2022 के अंदर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि घाट लोदिया से सीएम भूपेंद्र पटेल को मैदान में उतारा गया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से अहम चेहरे हैं जिस पर दांव इस वक्त बीजेपी लगा रही है और आगे आने वाले समय में बीजेपी की किस्मत को क्या ये तमाम नाम चमका पाएंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गुजरात के अंदर बिगुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 तारीख को 2 चरणों के अंदर चुनाव होंगे गुजरात के अंदर। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और उसके लिए पहले बैठक होती है और उसके बाद नामों का ऐलान कर दिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लेकिन कुछ अहम सवाल है जिससे हम पूछते हैं मुद्दे की बात में, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में पहला सवाल, गुजरात में सीएम के नाम पर या बीजेपी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है या फिर पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात जीतेगी बीजेपी? सवाल यह भी कि जाति के आधार पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो कितना किस्मत चमका पाएंगे बीजेपी की। सवाल यह भी कि क्या गुजरात में ध्रुवीकरण की राजनीति जारी रहेगी और सवाल यह भी कि कांग्रेस का काम आएगा विकास के नाम पर चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि रोजगार महंगाई के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार विकास का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें गुजरात की तो 27 साल से काबिज इस वक्त बीजेपी है और इस वक्त जद्दोजहद बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि 2017 के अंदर हमने देखा था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी और बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार बनाने में एक बार फिर से कामयाब रह पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। जब हमने देखा कि गुजरात के अंदर किस तरीके से परियोजनाओं का लाभ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और बताते हुए नजर आए कि ये गुजरात किसने बनाया है। ये नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया, लेकिन कांग्रेस नदारद कहीं ना कहीं गुजरात से रही और ऐसे में सवाल भी खड़ा हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत आपको 2 से 3 दिन जरूर नजर आए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस से गुजरात के अंदर चुनावी जनसभा करते हुए नजर नहीं आया। पहले ही कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है या फिर कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में है, सवाल आज ये भी बनता है। और बात उम्मीदवारों की लिस्ट की भी करेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी कर दी गई है तो किस तरीके से इस वक्त भूमिका वो उम्मीदवार निभाएंगे। फिलहाल 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात की। इस वक्त अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपचंद्र राठौर जी है, नेता कांग्रेस के। दीपचंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे की बात में शामिल होने के लिए। आप दोनों ने समय निकाला, बहुत बहुत आभार। अवधेश जी, जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन क्या जिन उम्मीदवारों पर आप भरोसा जता रहे हैं वो आपकी किस्मत चमकाने में कामयाब हो पाएंगे? मैं जाति आधार पर बाद में आऊंगा, ध्रुवीकरण पे भी बाद में आऊंगा, लेकिन अभी जिन पर भरोसा जताया, क्या पूरे कॉन्फिडेंस में हैं आप कि 27 सालों से आपका किला बना हुआ है, उस किले को बचाने में ये उम्मीदवार कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपनी जगह, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको और आपके दर्शकों को कि गुजरात में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत। जो भी कैंडिडेट उतारे हैं वो सारे ही भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं
और एक बात मैं और बता दूं आपको कि गुजरात मॉडल वो स्केल है आज की तारीख में पूरे देश में, क्या दुनिया में, मान लीजिए आप, गुजरात मॉडल वो स्केल है जिसके आधार पर दूसरे राज्यों का विकास भी नापा जाता है, दूसरे देशों का भी नापा जाता है। और ये जो विकास का पहिया है, ये दोबारा से आने वाले 5 सालों में फिर विकास का पहिया भाजपा का गुजरात में दौड़ेगा। और जो विपक्षी दल हैं वो पूरी तरह से पस्त होंगे, क्योंकि गुजरात की जनता ने साफ साफ कह दिया है कि हमें जो विकास मोदी सरकार ने हमें दिया है अब तक, वही विकास हमें आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में चाहिए। हमें किसी और के झूठे वादों पर कोई यकीन नहीं है। कुछ लोग यहाँ से दिल्ली से जाके वहां के लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उनके साथ। उनको ये पता है जब दिल्ली में आप शुद्ध हवा नहीं दे पाए दिल्ली की जनता को, शुद्ध पानी नहीं दे पाए दिल्ली की जनता को, तो आप गुजरात में क्या देंगे? परफॉर्मेंस क्यों खराब रहा फिर 2017 के अंदर? अगर जनता भाजपा के साथ है, ठीक है, अगर जनता विकास चाहती थी तो 2017 में परफॉर्मेंस आपका क्यों खराब रहा? ठीक है, आप सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया उस पर सवाल बनता है सर। नहीं, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। देखिए एक बात बताऊं मैं, ये तो देखो चुनाव है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं रहा जितना ये कह रहे हैं लोग। आने वाले समय में क्या होगा आप देखिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है दीपचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के नेता अब हैं, कांग्रेस ने कितनी चुनावी जनसभाएं की हैं और कौन सा बड़ा शहर गुजरात के अंदर है? 77 सीटें थी ना 2017 के अंदर, अब क्या वो भी गवा देंगे आप? ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने उतनी जद्दोजहद नहीं की। आज हमने अर्ज की, देखिए मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होगा और आम आदमी की वहां पर कोई उपस्थित करनी होगी। मार्केटिंग करना अलग चीज है, लेकिन धरातल पर काम करना अलग चीज है। और सच्चाई है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होगा। अभी जिस तरह एंटी कम्बेसी है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आए दिन गुजरात में आए दिन ड्रग्स पकड़े जाना एक आम पेरेंट्स में चिंता का विषय हो चुका है। बार बार पेपर लीक होना, कोई नई भर्ती ना होना, ये युवा में निराशाजनक भाव है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भी हमारा गुजरात मॉडल है। और अभी आपका गुजरात मॉडल होता तो अभी एक हफ्ते पहले मोरबी घटना नहीं होती। सबसे बड़ी बात नहीं, इस बार देखिए हर्ष भाई, नहीं तो गुजरात मॉडल चलेगा, नहीं दिल्ली मॉडल चलेगा। इस बार देश के गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का मॉडल चलेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी का परिणाम तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि उन्होंने एक रैली में कहा था कि आप लोग बीजेपी और आपकी लड़ाई में मत फंसिए। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर हर आदमी से मिलकर अपने वोट करने के लिए महाव बना दिए। और रही बात आपकी 2014 को, मैं 2017 की बात बता दूं हर्ष भाई, दीपचंद जी आपकी बात में सही भी मानूं, लेकिन सवाल ये है ना दीपचंद जी, एक मिनट, सवाल ये है ना कि डिबेट में बैठ के नहीं, चुनावी जनसभा करिए, लोगों को बताइए, ताकि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है और आगे आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से लोगों के लिए काम करेगी। सर वो हमें कहीं नहीं दिखा। डोर टू डोर कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा बड़ा चेहरा था गुजरात के अंदर जो पहुंचा हो, उसकी तस्वीर नजर नहीं आई। दीपचंद जी बता दीजिए अगर कोई हो तो। अशोक गहलोत जी पहुंचे तो जरूर, लेकिन उसके बाद वो भी नदारद हो गए। देखिए हर्ष भाई, मैं आपको पूरी मन ऐसे कहूंगा कि गुजरात में युवा परिवर्तन यात्रा चल रही है। जैसे हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला हिमाचल में काम कर रहे हैं, उसी तरह से गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा गुजरात में काम कर रहे हैं। दोनों 24 घंटे 365 दिनों के टारगेट के साथ दोनों प्रदेश में डटे हुए हैं। और बड़े नेता की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी लोकल इकाई काम ना करे, और हमारी लोकल इकाई इतनी मजबूत है कि उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो बी टीम है उनको नाकोतने चबाने पड़ेंगे। और मैं हर्ष भाई पूरी ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि 2017 में जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, तो उनको उनके 29,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 1,47,00,000 वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 1,24,00,000 वोट मिले थे। देखिए इस बार सर मैंने तो कहा, मैं तो इससे नकार ही नहीं रहा हूं, मैंने तो कहा कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मैं इस बार की बात कर रहा हूं 2022 की। दीपचंद आम आदमी परेशान है। आज आम आदमी को मन की बात से पेट नहीं भरता, मन की बात से पेट नहीं भरता। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पा रही है। अगर रोजगार देने चलिए ठीक है, एक सवाल और ले रहा हूँ, फिर अब्दुल जी के पास जाऊंगा। दीपचंद जी एक सवाल ले रहा हूँ प्लीज। दीपचंद जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो एक सवाल है, थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा सर। हिमाचल प्रदेश में जीत के लिए क्या आपने राहुल गांधी को बाहर रखा? गुजरात में जीत के लिए क्या राहुल गांधी अभी तक गुजरात के अंदर नजर नहीं आए? देखिए हर्ष भाई, आप सबको पता होगा कि माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। और देखिए पहला दक्षिण से लेकर उत्तर तक चले जाइए, कोई पहला सांसद ऐसा बता दीजिए जो दक्षिण से लेकर भारत तक की यात्रा करी हो, बताइए। मैं इनसे पूछा तो आपके चैनल के माध्यम से, सर मैंने यात्रा पे सवाल ही नहीं खड़े किया, मैंने कहा कि जहाँ पर चुनाव है वहां पर राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। आप 4 किलोमीटर चल के दिखाइए,
मैंने यात्रा पर सवाल ही नहीं खड़ा किया दीपचंद जी। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर चुनाव है वहां पर राहुल गांधी के चेहरे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या राहुल गांधी का खराब परफॉर्मेंस रहा इसलिए? ऐसा जी कोई कुछ नहीं है। देखिए, आपको पूरे देश को पता है कि इस टाइम में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त और वहां पे माननीय प्रियंका गांधी जी हिमाचल के दौरे पर है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको उस बात को गुमराह रहे। पहले तो ये बोलते थे कि राहुल गांधी जी जनता के बीच में नहीं जा रहे, अब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास लेंस लेके घूमने, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो अब भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा दिए, कभी राहुल जी के ऊपर सवाल उठा दिए। और हाँ, राहुल जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे रैली में। पर कहीं ना कहीं देखिए, जो यात्रा चल रही है वो भी यात्रा ठीक है सर, चुनाव से पहले आए तो अच्छा है, आप ही के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, हम तो पत्रकार है। अब्दुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोदी बड़ा मुद्दा रहा है और बात अभी मैं ध्रुवीकरण की भी करूंगा, लेकिन कई अहम मुद्दे रहे हैं सर गुजरात के अंदर, जिस पर काम करना होगा बीजेपी को। जनता को किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे कि 27 सालों से हमने आपके लिए काम किया है, आगे भी करेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मुद्दे थे, देखो हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में है, केंद्र में है, देखिए मुद्दा हमारा एक ही रहता है, विकास का। पहले जो पार्टियां थी, सरकारें थी, आपने भी देखा होगा कि पहले जो सरकारें थी हमारे देश में, वो परिवारवाद की राजनीति करती थी, अपने इसका जात पात की राजनीति करती थी, और तो और जो तुष्टिकर की राजनीति की चादर ओढ़कर जो लोगों को भी उड़ाती थी। वो सब चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं। केंद्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके आने के बाद जो है ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हो चुकी है और अब एक राजनीति। अच्छा अवधेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अवधेश जी, सच्चाई से सवाल का जवाब दीजिएगा। किसी भी नेता ने एक मिनट अवधेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। किसी भी नेता ने क्या वाकई विकास की बात की? क्योंकि मैंने जब भी रैलियां सुनी तो 370 का नाम सामने आया, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सामने आया, कांग्रेस की मुखालफत इतनी की गई कि वो मुद्दा कहीं ना कहीं लेकर आप लोग रैली में जा रहे हैं। विकास का मुद्दा नजर नहीं आया, वो मुद्दा तो कांग्रेस ने पकड़ा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दे हैं। तो एक बात बताइए, 370 विकास का मुद्दा नहीं है क्या? 370 विकास के गुजरात के मुद्दे की बात कर रहा हूं सर, मैं गुजरात के विकास के मुद्दे की बात कर रहा हूं। जो काम किया गया है, जो काम हम लेकर आए थे, जो संकल्प लेकर आए थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो। 370 हो, राम मंदिर हो, ठीक है, ये जो कार्य है, ट्रिपल तलाक हो, क्या ये विकास के मुद्दे नहीं है? ट्रिपल तलाक सीधे कह दीजिए ना कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे कह दीजिए। इनको राम के नाम पर वोट मांगना आता है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ये इनको 370 याद आता रहा। ये बताइए, कश्मीर में 370 हटाने के बाद कितने कश्मीर पंडित लोग आप लेकर आइए, बता दीजिए एक चैनल पे। आज वहाँ पे चलिए ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से भूपेंद्र पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, फटाफट से आपको दिखा देते हैं। नंबर 167 सूरत पश्चिम, श्री पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी। विधानसभा नंबर 169 बारडोली, रिजर्व सीट है फॉर शेड्यूल कास्ट, श्री ईश्वर भाई रमन भाई परमार। विधानसभा नंबर 170 अगेन महुआ, ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब सीट है, श्री मोहन भाई धनजी भाई डोडिया। विधानसभा नंबर 171 वियारा, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, श्री मोहन भाई घेड़ा भाई कोकणी। विधानसभा नंबर 172 निज्जर, ये भी शेड्यूल ट्राइब सीट है, डॉक्टर जयराम भाई चेमा भाई गामित। विधानसभा नंबर 173 डांग, शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री विजय भाई रमेश भाई पटेल। विधानसभा नंबर 174 जलालपुर, श्री रमेश भाई छोटू भाई पटेल। विधानसभा नंबर 175 नवसारी, श्री राकेश गुणवंत राय देसाई। विधानसभा नंबर 176 गणदेवी, शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री नरेश भाई मगन भाई पटेल। विधानसभा नंबर 177 वांसदा, शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री पीयूष कुमार कांतिलाल पटेल। विधानसभा नंबर 178 धर्मपुर, शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री अरविंद भाई छोटू भाई पटेल। विधानसभा नंबर 179 वलसाड़, श्री भरत भाई किकू भाई पटेल। विधानसभा नंबर 180 पारडी, श्री कन्नू भाई मोहनलाल देसाई। विधानसभा नंबर 181 कपराड़ा,
ये शेड्यूल ट्राइब सीट है। श्री जीतू भाई हरजी भाई चौधरी। विधानसभा नंबर 182 उमरगाम, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है। श्री रमनलाल नानू भाई पाटकर। ये मैंने अभी आपको फर्स्ट फेज के 84 नेम पढ़े हैं। सेकंड फेज में जो नाम तय हुए हैं उसको भी मैं आपके सामने पढ़ता हूं। सेकंड फेज में शुरू करते हैं। विधानसभा नंबर 7 वाव सीट का नाम श्री स्वरूप जी ठाकुर। विधानसभा नंबर 8 थराद, श्री शंकर भाई चौधरी। विधानसभा नंबर 9 धानेरा, श्री भगवान जी भाई चौधरी। विधानसभा नंबर 10 दाता, ये शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है, श्री लघु भाई चांदा भाई पारगी। विधानसभा नंबर 11 वडगाम, ये भी शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, श्री मणि भाई जेठा भाई वाघेला। विधानसभा नंबर 12 पालनपुर, श्री अनिकेत भाई गिरीश भाई ठाकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस किस चेहरे को उतारा गया है, किस किस चेहरे पर दांव लगाया गया है। मैं सब दीपचंद जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी तो चुनावी मोड में रहती है। कहा जाता है कि चुनावी मोड में बीजेपी हमेशा से रहती है, इसलिए कारनामा यह होता है कि बीजेपी जीत पाती है। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने अब अपना अध्यक्ष भी बदल दिया है। अब हमने देखा किस तरीके से चुनाव हुए। अब खड़गे साहब है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में अभी भी मंथन करने की जरूरत है? जिस तरीके से राजस्थान का घटनाक्रम हमने देखा है, अगर कांग्रेस की मजबूती नहीं हुई सर, तो 2024 तक लगता नहीं है कि कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। आदरणीय हर्ष भाई, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले सभी परिवार पे रोज आवाज उठाते थे। जब हमने माननीय खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया तो अब इनके पेट में उसमें भी दर्द हो रहा है। और रही बात, देखिए खड़गे के नेतृत्व में हम हिमाचल भी जीतने जा रहे हैं और गुजरात भी जीतने जा रहे हैं। और रही बात जो आपने राजस्थान की बताई, देखिए राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पर दो बर्तन होते हैं वो खटकते जरूर है। लेकिन अभी मेरे भाई प्रवक्ता जो कह रहे थे कि भाई गुजरात मॉडल जो इतने गुणगान गा रहे हैं, तो हर्ष भाई मैं आपको याद दिलाता हूँ कि गुजरात मॉडल इतना प्रसिद्ध होता कि जब आपके मित्र आते हैं जिनके लिए विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन गुजरात मॉडल को टेंट के पीछे छुपा दिया जाता है। और अगर गुजरात मॉडल ऐसा होता तो बल्किस बानो के हत्यारों को सजा मिलती, ना कि उसके हत्यारों को आप वहां पर उनका स्वागत करते। और रही है बात, मैं आपको क्या नाम है अवधेश भाई, आपको पूरे स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि सबसे पहली बात है कि हर्ष भाई ये याद ला दूं, ये ना तो ये मोदी का गुजरात मॉडल है, ना ही ये अमित शाह का गुजरात मॉडल है, ना ही ये तड़ीपार अमित शाह का मॉडल। देखिए ये राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी और लोहा पुरुष, आपका कौन सा मॉडल है दीपचंद जी? और रहेगा राजस्थान मॉडल तो आप हर जगह बताते थे, लेकिन गुजरात के अंदर राजस्थान मॉडल की बात भी नहीं हो रही है। अगर मिशन लाइफ पर सही तरह से दीपचंद जी, गुजरात के अंदर कौन सा मॉडल बता रहे हैं आप? भारतीयों की कोरोना से जान नहीं ठीक है, कांग्रेस का कौन सा मॉडल बताकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सर हम तो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनमानस को उठा रहे हैं। और देखिए 5 साल से हम लड़ते आ रहे हैं, और 2017 के अंदर जिस तरह इन्होंने लोगों को गुमराह करा, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है आज? 8 साल इनकी सरकार होगी। हार्दिक पटेल और अल्पेश, इनके पेपर लीक, सर हार्दिक पटेल और अल्पेश का नाम आपको याद है दीपचंद जी? हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर इस वक्त कांग्रेस के बारे में ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। नतीजतन ये रहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। कई इंटरव्यूज कर रहे हैं। जाहिर है कि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर क्यों गए, क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का डर था। और वो जिनके आज देखिए जो उनकी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो दूसरे धुल जाते हैं, उनके सारे कानून जो उन पे केस लगे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा साबुन है जो जाती वहां वॉशिंग मशीन के अंदर शुद्ध हो जाते हैं। अरे इनको डर था। देखिए आज ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितना भी इनका जो हमारी सरकारी संस्था है उनका दुरुपयोग क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। लोगों के अंदर डर है, ये चाहते हैं इस देश से। ठीक है अवधेश जी, कांग्रेस ये करे कि डर पैदा करके आप उस ऑटो वाले को भी अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं जिसमें केजरीवाल सवारी करते हैं, उसके घर खाना खाते हैं। डरा इतना देते हैं आप कि हार्दिक पटेल और अल्पेश बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हो, आम आदमी पार्टी की टीम का काम है, हमारा काम नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन अब ये इनकी मजबूरी बन गई है। ये तो देखिए पार्टी की तारीफ करना, आज पूरा देश विरोध कर रहा है। मोरबी के हत्याकांड। ठीक है दीपचंद जी, सुन लीजिए आप ही का सवाल का जवाब दे रहे हैं सर। मैंने तो आप ही का सवाल लिया है अवधेश जी से। अवधेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, दीपचंद जी सुन रहे होंगे जो मैंने कहा। दीपचंद जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे बड़े भाई के समान भी हैं, लेकिन इनकी मजबूरी बन गई है पार्टी की तारीफ करना, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। जबकि इनको खुद पता है ये वाली बात, स्वयं को इनको पता है कि कांग्रेस का परिवार पूरी तरह से कुनवा जो है बिखर चुका है और जनता ने इनको नकार चुकी है, जनता देश की। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इस समय जो भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता है, देश में हो या गुजरात राज्य में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, भाई हमने तो लोकप्रियता से इलेक्शन करवाया। अगर आप हिम्मत और हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इलेक्शन करा के देख लीजिए, पता लग जाएगा नेता किस तरह अध्यक्ष बने। बता दीजिए ना, अभी इनके सामने कौन खड़ा हुआ, बता दीजिए ना। लोकतंत्र के अंदर आप चुनाव करा के देखिए, आपको पता लग जाएगा आपके अंदर जी वही प्रवक्ता बनता है, वही एक एक करके सर, एक एक करके आवाज नहीं आती है। ये जो चुनाव है गुजरात का, ये गुजरात के भविष्य का चुनाव है और इस भविष्य। ठीक है अवधेश जी, मेरा कुछ सवाल है आपसे, 2 सवाल लूंगा, ज्यादा नहीं। अवधेश जी समय कम है, फिर 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं दीपचंद जी से एक आखिरी सवाल लूंगा। सर मुद्दे बड़े हैं गुजरात के अंदर, महंगाई है, बेरोजगारी है, मोरबी पुल हादसा है, सरकारी नौकरियों का मामला है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं वो मामला है, बिल्किस बानो का मुद्दा तो केजरीवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है, अल्पसंख्यक वोट के बैंक का जो मामला था वो तो अपनी ईडब्ल्यूएस को देकर जो सुप्रीम कोर्ट से आपको हरी झंडी मिली है वो मामला कहीं ना कहीं सुलझ गया और आप जीतने में कामयाब रहेंगे। लेकिन बिजली दरें हैं, किसानों का मसला है, खराब सड़कें हैं। सर ये 10 अहम मुद्दे मैंने बताए हैं, किस तरीके से जनता को कहेंगे कि ये मुद्दों का निवारण किया जाए? बिल्कुल आप बता रहे हैं, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन मेन बात क्या है, सबसे बड़ी बात है विकास की। जो देखिए मुद्दे उनके पास, मुद्दे वो ढूंढते हैं जिनको पता है कि हमें जीतना नहीं है, यहाँ से हमने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे मुद्दे वो लोग ढूंढते हैं, हम मुद्दे नहीं ढूंढते, हम विकास देखते हैं। आज की तारीख में मैंने शुरू में ही आपको एक बात बोला था, आपको याद होगा कि गुजरात का जो विकास का मॉडल है उससे राज्यों के मॉडल मापे जाते हैं। आप देखिए ना, आप ये चीज तो ये तो केवल ये जो विपक्षी दल है उनका एक षड्यंत्र है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी हो रही है, चुनाव में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, क्या हुआ उसका? आप ये बताइए, गुजरात मॉडल को टेंट के पीछे छुपाया था, समय मैं फिर कह रहा हूं भाई, देश में भी चला था, ये मैं नहीं कह रहा, सभी चैनल ने चलाया था। आप ये बताइए, अगर आपका गुजरात मॉडल इतना अच्छा होता, किसी भी तरह का टेंट के पीछे क्यों छुपाया, कोई भी बताइए ना। ये भी ठीक है दीपचंद जी, मेरा एक सवाल आपसे है। दीपचंद जी, 2 राज्यों के अंदर आप सिमट गए हैं, कितनी उम्मीद है अब? क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बदला है और खड़गे जी तो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, रणनीति कैसी बनाई जाएगी? हिमाचल में कांटे की टक्कर हो रही है, गुजरात में कांटे की टक्कर हो रही है, पूरी उम्मीद है आपको कि हिमाचल के अंदर भी सरकार बना पाएंगे, गुजरात के अंदर भी बीजेपी का किला ढा पाएंगे, और कैसे सर? ये अपना घर ही बचा लें पहले, सरकार तो जब बना पाएंगे। कांग्रेस का कुनबा बिखरा हुआ है पूरी तरह से। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार 2 राज्यों में सिमट चुकी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखिए जो कमी थी उस चीज में भी मैं कह रहा हूँ, जो कुछ कमी थी वो हम मानते हैं, लेकिन अब की बात खड़गे साहब के नेतृत्व में हम हिमाचल और गुजरात जीतने जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में जितने भी इलेक्शन होंगे वो जीत की ओर होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह आज हम एंटी इनकमेंसी का असर हो, चाहे कर्मचारी की समस्या की मांग हम कर रहे हैं, लगातार बढ़ती महंगाई की बात हम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात हम कर रहे हैं, अरे इनके सरकार में तो पुलिस पेपर तक लीक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, और रही बात देखिए तो 3 लाख किसानों का कर्जा माफ था, अगर हमारी सरकार आएगी तो 53 लाख किसान। चलिए ठीक है, समय का मैं एक सवाल हिमाचल पे भी लेता हूँ। अवधेश जी, हिमाचल पे सवाल है, कांटे की टक्कर हिमाचल में है। हिमाचल में 28 राजपूत आप दोनों ने मैदान में उतारे हैं उम्मीदवार, और ब्राह्मण बीजेपी के नहीं हो, कांग्रेस के 12 हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्राह्मण और राजपूतों का दबदबा रहता है, इसलिए आपने उम्मीदवार भी उस हिसाब से उतारे हैं। क्या कहेंगे, हिमाचल में जीत रहे हैं आप? ठीक है, ये 3 राज्य मुख्य हैं, इनमें जो चुनाव हो रहे हैं इसमें पूरी तरह से बाहरी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देखते रहिएगा, समय नजदीक है। दीपचंद राठौर जी भी हैं, जिसने रिजल्ट आएगा चलिए ठीक है दीपचंद जी, सवाल एक सवाल है सर, बहुत समय कम है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए दीपचंद जी प्लीज। बराबर की रही है दीपचंद जी, सवाल ये है ना, उपचुनावों की बात बीजेपी कर रही है कि उपचुनाव हुए, बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं वहां तो आपने अपना प्रत्याशी तक नहीं उतारा। सर उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं बात करूं, चुनावों में इनकी जमानत जब्त हो गई, इनसे पूछिएगा। गुजरात में जो निकाय के चुनाव हुए थे उसमें जमानत जब्त हो गई थी इनके कैंडिडेट्स की, कांग्रेस के।
दीपचंद जी जवाब दीजिए जल्दी से। भाई पहले तो इन्होंने ये कहा पूरे विश्व के अंदर ढंढोरा पीटा कि इस देश से कांग्रेस मुक्त होती जा रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मुंह से गुजरात में कहना पड़ा कि भी कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं होती जा रही है, वो अपने अपने जगह प्रचार कर रही है। अगर हम प्रचार नहीं करते, अगर हम काम नहीं करते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सब कहने नहीं पड़ते। पहली बात तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती करती आ रही है। आम आदमी पार्टी से कर रही है तो बीटी में नहीं की, जब आम आदमी की बी टीम है ये बीजेपी, ये तो खुले मन से कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है माननीय प्रधानमंत्री को पता, अगर मेरे को टक्कर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के लिए तो प्रत्याशी उतार देते। अगर आपको सेमीफाइनल दिखाना था लोगों को तो आपने उत्तर प्रदेश में तो प्रत्याशी नहीं उतारा उपचुनाव के लिए। जितने भी इनके वक्ता है वो कितना भी जोर लगा ले, पर इस देश से कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होने वाली है। हर्ष भाई जो जनमानस की अगर कोई बात करती है तो कांग्रेस। चलिए ठीक है, जनता बता देगी सर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज आखिरी दौर का प्रचार है, उसके बाद प्रचार थमेगा और 12 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद गुजरात में दिसंबर के अंदर चुनाव है। जनता जरूर तय करेगी आपका भविष्य। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला G24/7 न्यूज पर जारी रहेगा।